हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है सर आप सबका हमारे ब्रांड न्यू लेक्चर के अंदर में। और आ चुके हैं सर हम लोग हमारे और एक लेक्चर के साथ में। सर 25वां लेक्चर है, 25th लेक्चर है एंड 25 लेक्चर हमारे हो चुके। लगा नहीं था सर मैं इतना मतलब इतना सीरियसनेस से इसको कर पाऊँगा, बट कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। आई होप तुम भी इसको जो है देख रहे होगे रेगुलर बेसिस पे, तुमको भी मज़ा आ रहा होगा। एंड जो भी तुम्हारे फीडबैक्स है कमेंट सेक्शन में तुम ज़रूर डाल सकते हो। आगे अपन बढ़ते हैं सर आपने अपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कार्यक्रम में। और यहाँ पे हम लोग जो है चैप्टर 3 कर रहे हैं। चैप्टर 3 के अंदर सर अपन जो है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस को जो है आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले चैप्टर 2 के अंदर अपन ने स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का देखा था। अब चैप्टर 3 के अंदर हम लोग स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट का देखने वाले हैं, मतलब देख रहे हैं, देखने वाले नहीं देख रहे हैं, चालू अपन ने ऑलरेडी कर लिया है। 2-3 लेक्चर जो है चैप्टर 3 के अपने हो चुके हैं फाइनली। अब सर अब इसको जो है अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते। अपन एक कंसेप्ट देख रहे थे स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स का, जिसके अंदर अपन ने जो है 3 तरह के स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स देख लिए। स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स कुछ नहीं, बेसिकली कुछ फैक्टर्स है जो कि आपकी सक्सेस को जो है डिफाइन करेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रहेगी नहीं रहेगी। इन्हीं फैक्टर्स को आपको ध्यान में रख के आपकी स्ट्रैटेजी जो है बनानी है। सबसे पहले अपन ने जो है इंडस्ट्री को एनालाइज किया, मार्केट को समझा, मार्केट का एनालिसिस किया। उसके बाद सर अपन ने इसके अंदर दूसरा फैक्टर देखा था। दूसरा फैक्टर देखा अपन ने कस्टमर का। उधर अपन ने डिफरेंस समझा, क्या डिफरेंस है आपके कस्टमर और क्या आपका डिफरेंस है कंज्यूमर के बीच में। उसके बाद सर अपन ने तीसरा जो है आप पे आपका ये देखा स्ट्रेटेजिक ड्राइवर देखा, जो कि है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिसके अंदर अपन ने ये देखा कि प्रोडक्ट को अपन डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको अपन यूनिक बना सकते हैं। और जो भी यूनिकनेस उसकी रहेगी, जो भी डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स उसके रहेंगे, वो अपने को अपने कस्टमर को भी बताने पड़ेंगे। तो वो कैसे अपन उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो वो अपन मार्केटिंग करके कम्युनिकेट करेंगे। तो मार्केटिंग के क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगे वो अपन ने कल के लेक्चर में देखा। तो आई होप अगर आपने कल का लेक्चर और उससे पहले वाला लेक्चर मिस किया है तो उसको अच्छे से देख लेना। उसके अंदर अपन ने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो है डिस्कस किए। काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट्स भी मैंने आपको दिखाया जहाँ जहाँ मेरे से पॉसिबल होते थे। जो जो एडवर्टीजमेंट मेरे को पता थी वो मैंने आपको वहाँ पे दिखाई कि भाई इसकी मार्केटिंग जो है इसके मतलब ऐसे एडवर्टीजमेंट के एग्जांपल मैंने आपको दिए जिसमें वो मार्केटिंग का तरीका आपको जो है देखने को मिल रहा हो, है ना। तो वो आपने कल और परसों के लेक्चर के अंदर देख लिया होगा। आज अपन फाइनली आगे बढ़ेंगे क्योंकि कुछ रिवीजन करने जैसा है नहीं आज के लेक्चर में। वही अपना बेसिक स्ट्रैटेजीज अपन जो है ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मेरे ख्याल से मतलब स्ट्रैटेजीज मतलब ऐसे नॉर्मली तुम रीड कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। एग्जाम्पल्स वगैरह मेन थे वो अपन ने आपको जो है कल के लेक्चर में और उससे पहले वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस किए। आज अपन जो है आगे बढ़ते हैं और अपना जो चौथा ड्राइवर है उसको अपन जो है देख लेते हैं कि वो चौथा ड्राइवर हमारी गाड़ी जो है स्ट्रैटेजी की वो कैसे चलाएगा और कौन चलाएगा। तो वो है चैनल्स। अलग अलग चैनल्स होते हैं सर हमारे पास। सेल्स चैनल होता है, परचेज चैनल होता है एंड सर्विस का एक चैनल होता है हमारे पास। तो ये अलग अलग चैनल्स होते हैं। 3 ही प्रकार के चैनल्स बेसिकली आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा जाएंगे। ये जो चैनल्स का क्वेश्चन है ये May 24 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, बट इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है। MCQ वगैरह में कोई पॉइंट बना सकता है। May 24 का पेपर अगर तुम उठाओगे तो उसके अंदर तुमको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्वेश्चन नंबर 7 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है मैं गलत हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। तो ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी आपको जो है देखने को मिलेगा। इसके अंदर चैनल्स के बारे में उन्होंने पूछा था। स्ट्रेट अप क्वेश्चन था। बस उन्होंने बोल दिया कि जो 3 चैनल्स है वो 3 चैनल्स को डिफाइन कर दो, बस इतना आपको करना था। सो वो अपन ने जो है किया हुआ था अपने मतलब मैं करके आया था अपने पेपर में, मैं लिख के आया था। तो मेरे को याद है मैंने बराबर 3 चैनल्स लिखे थे। अब देखते हैं क्या मार्क्स मिलते क्या नहीं मिलते, बस रिजल्ट अभी थोड़ा ही दूर है, आ जाएगा, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे सर अभी जो है चैनल्स के बारे में समझते हैं। 3 चैनल्स आपके मेनली यहाँ पे होने वाले हैं, वो है सेल्स चैनल, परचेज चैनल और सर्विस। 3 चैनल्स को अपने को समझना है, ये अपना टास्क है। उसके साथ अपना स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स वाला पार्ट जो है खत्म हो जाएगा। तो सर सबसे पहले देखते हैं कि आपके चैनल्स मतलब क्या और चैनल्स के अपने जो है कितने टाइप्स करेंगे। तो एक बार अपने नोट्स में आते हैं और नोट्स से अपना जो है पढ़ते हैं। Channels are the distribution system by which an organization distributes its product और प्रोवाइड सर्विस। जिस चैनल को यूज़ करके आप आपका प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो या फिर आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो ना, वो आपका जो है चैनल होता है। मतलब जिससे आप आपके प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे आपके कस्टमर तक। तो जिस मीडियम के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो ना वो आपका चैनल रहेगा। अगर आप ऑनलाइन धंधा कर रहे हो तो ऑनलाइन में जो आपकी वेबसाइट रहेगी वो आपका चैनल रहेगा, है ना। आपका जो वेयर हाउस वगैरह रहेगा वो आपका चैनल, मतलब वहाँ से आपके गुड्स जो है आपके कस्टमर तक पहुँच रहे, है ना। तो वो एक चैनल रहेगा कि आपका एक ऑनलाइन चैनल है। ऑफलाइन बेच रहे हो तो कस्टमर आपकी दुकान पे आके खरीद रहा है ना। तो वो आपका एक चैनल रहेगा। तो आपके अलग अलग चैनल्स रहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के। चैनल्स आपके क्या रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम रहेंगे। बेसिकली आप जो है कैसे आपके गुड्स जो है आपके कंज्यूमर तक जो है पहुँच रहे हो। टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ चैनल्स लेट अस सी सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं, ये कंसेप्ट अपने को जो है समझ में आ जाएगा। हाउ द फॉलोइंग कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। कुछ आपके कंपनी अपन ने लिए और ये देखा कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट को अपने सर्विसेज को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे जो है लैक्मे का एग्जांपल लिया। लैक्मे बेसिकली कॉस्मेटिक्स की कंपनी है, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो लैक्मे क्या करती है, अपने प्रोडक्ट जो है रिटेल स्टोर्स के थ्रू बेचती है,
है ना, इंटरमीडिएटरीज के थ्रू बेचती है, जैसे कि नायका हो गया, है ना, वेस्ट साइड हो गया, रिलायंस ट्रेंड्स हो गया, ये सारे आपको स्टोर्स देखने को मिलते हैं। नायका भी आपको देखने को मिलता है, नायका ऑनलाइन बिजनेस करता है, वेस्ट साइड, रिलायंस ट्रेंड्स वगैरह ऑफलाइन स्टोर्स इनके रहते हैं। एज वेल एज ऑनलाइन मोड लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, है ना, ये नायका जो है ऑनलाइन में भी है, ऑफलाइन में भी है। और रिलायंस ट्रेंड्स, वेस्ट साइड्स, ये लोग ऑफलाइन में ज़्यादा धंधा करते हैं। ऑनलाइन मोड में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, ये सारे साइट्स के थ्रू जो है लैक्मे अपने प्रोडक्ट्स जो है बेचता है। उसके बाद सर आपके बोट के हेडफोन्स, अपने अमन गुप्ता भाई, तो बोट के हेडफोन्स जो है कैसे बेचे जाते हैं? बोट के हेडफोन्स आपके फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के थ्रू बेचे जाते हैं, है ना, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को पे जो है यूज़ किया जाता है ना। तो वो आपके जो है यहाँ पे क्या रहेंगे, चैनल्स रहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फिर उसके बाद सर अगर अपन बात करें कोको कोला की, तो कोको कोला क्या करता है, रिटेल शॉप्स में जो है अक्रॉस द नेशन जो है अपना बिजनेस करता है। कोई भी छोटी मोटी दुकान पे चले जाओ किराने की, वहाँ पे आपको कोको कोला मिलने को देखने को मिल जाएगी, है ना। वहाँ पे आपको जो है कोई भी नॉर्मल अपनी सॉफ्ट ड्रिंक, पेप्सी वगैरह सब आपको मिल जाएगा, है ना। आजकल जो है क्विक कॉमर्स चल रहा है ना, आजकल क्विक कॉमर्स इस्टेब्लिश हो गया, तो वहाँ पर भी आपको ये सब चीज़ें मिलती है, जैसे कि ब्लिंकिट हो गया। फिर उसके बाद डूंजो बोला, डूंजो मेरे को नहीं पता, जेप्टो आपका, स्विगी, इंस्टामार्ट, है ना। तो ये सारे क्विक कॉमर्स के भी जो है यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स आज के डेट में आ चुके हैं। तो वहाँ पर भी आपको कोको कोला, चिप्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है मिल जाती है। ऑल द अबव आर द चैनल्स वाया विच कंपनी सेल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू कस्टमर्स। ये सारे चैनल्स हैं जिन चैनल्स का यूज़ करके अपना जो बिजनेस है वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को जो है पहुँचाता है। द वाइडर एंड स्ट्रॉगर द चैनल, द बेटर पोजिशन ऑफ बिजनेस हैज़ टू फाइट एंड विन ओवर कॉम्पिटिशन। जितना ज़्यादा अच्छा आपका जो है चैनल स्ट्रॉन्ग होगा और जितना ज़्यादा वो वाइड रहेगा, यानी उसकी रीच अगर बहुत ज़्यादा रहेगी, आप दुनिया के कोने कोने तक आपका जो है आपका अपने चैनल को आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है सेटअप करके रखा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा ये, है ना। बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपका जो प्रोडक्ट है वो बेच पा रहे हो, है ना। दुनिया के एक एंड, मतलब आपके कंट्री के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक आप जो है उसको बेच पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आपके लिए आपके जो है आपका जो ये रहेगा, आपका जो चैनल है वो जितना ज़्यादा वाइड रहेगा, जितना ज़्यादा उसका स्प्रेड रहेगा, जितना ज़्यादा उसका रीच रहेगी, उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। और यहाँ पे जितना ज़्यादा आपका चैनल स्ट्रॉन्ग हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए छोटा मोटा आपने चैनल बना के रखा है कि यार कुछ भी किसने, है ना, थोड़ा मोड़ा कुछ उसके अंदर दिक्कत आ गई तो चैनल पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। चैनल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, है ना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। Also having robust channels of business distribution help keep new players away from entering the industry। अगर जितना ज़्यादा आपका चैनल स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा चैनल आपका जो है मजबूत होगा, अच्छा होगा, है ना, कोई इसको ब्रेक नहीं कर सकता, आपकी रीच अच्छी है काफ़ी, तो उतना ही आपके जो है आपके जो कॉम्पिटिटर है उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। कॉम्पिटिटर के लिए आपका जो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर आपके पास है, तो एक एज अ बैरियर की तरह उनके लिए काम करेगा। वो लोग जो नए एंट्रेंट्स है, वो नए एंट्रेंट्स मार्केट में जो है अपनी एंट्री नहीं ले पाएंगे, ये देख कर कि भाई इस कंपनी का बहुत ज़्यादा अच्छा तगड़ा चैनल है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अच्छी तरीके से अपने कस्टमर तक पहुंच पाता है, ऑलमोस्ट कंट्री है, हर एक जगह उस पर इसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, है ना। उसका वाइड स्प्रेड है, इसका जो चैनल है वो पूरा वाइड स्प्रेडेड है। तो अपने लिए जो थोड़ा सा खतरा रहेगा, इसके चैनल को अपन ब्रेक इजीली बंद कर नहीं पाएंगे, तो न्यू एंट्रेंस जो है ये चीज़ देख करके जो है रुक जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, न्यू एंट्रेंस के लिए बैरियर की तरह काम करता है और अपना जो है एक अच्छा पोजीशन जो है मार्केट के अंदर बरकरार रहता है। तो यहाँ पर जो है वो बोल रहे करके अगर आपका चैनल जो है रोबस्ट है, रोबस्ट यानी कि सर क्या मतलब सर, रोबस्ट मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, है ना। रोबस्ट मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि छोटा मोटा कोई भी आप उसके ऊपर अटैक करो, छोटा मोटा आप उस पर कुछ भी है ना उसको ब्रेक करने की कोशिश करो, वो टूटेगा नहीं इतनी आसानी से। रोबस्ट है अपने आप में सर, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, ऐसा बोल सकते हो आप उसको, है ना। तो ये आपके जो है आपके जो नए एंट्रेंट्स हैं उनके लिए ऐसे बैरियर की तरह काम करने वाला है। क्वेश्चन आ रहा है सर, क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझना। देयर आर टिपिकली 3 चैनल्स दैट शुड बी कंसिडर। 3 चैनल्स है, 3 चैनल्स, ये क्वेश्चन आपका मे 24 के इसमें आया था कि भाई 3 चैनल्स है, वो 3 चैनल्स को डिफाइन करो, खत्म, स्ट्रेट अप 5 मार्क मिल रहे थे, 3 चैनल्स को बस डिफाइन करना था, है ना। यहाँ पे आपका जो है 3 चैनल कौन से चैनल है, पहला सेल्स चैनल, दूसरा आपका प्रोडक्ट चैनल और तीसरा आपका सर्विस चैनल। बस ये 3 चैनल आपको लिख के आने थे मे 24 के एग्जाम में, 5 मार्क आपकी जेब में। अब मेरे जेब में कितना आएंगे मेरे को पता चलेगा, जैसे पता चलेगा मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा ज़रूर। उसके बाद सर अपन आते हैं सर तीनों चैनल्स को समझते हैं। तो नाम अपन ने पता कर लिया कि ये 3 चैनल्स अपने होने वाले, बट इन 3 चैनल्स का जो है क्या मतलब है, क्या है मतलब क्या, कैसे ये चैनल जो है काम करता है, उसको अपन जो है समझते हैं। सबसे पहला चैनल आ रहा है अपना कौन सा चैनल, सबसे पहला चैनल आ रहा है अपने पास सेल्स चैनल। अब सेल्स चैनल क्या है, बेसिकली सेल्स चैनल बेसिकली आपका वो चैनल है जो कि आपके गुड जो है, जैसे यहाँ पे बेसिकली अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, से फॉर एग्जांपल आपने जो है अमेजोन पे गए आप, है ना, अमेजोन पे आप गए, अमेजोन पे जाकर के आपने जो है एक प्रोडक्ट को जो है परचेज़ किया, है ना। आपने जो क्या किया, आपके जो प्रोडक्ट को जो आपने परचेज़ किया, एक सेकंड ना, ओके। सो मैं क्या बोल रहा था सर, आप गए अमेजोन पे जाकर के आपने जो है एक प्रोडक्ट जो है आप पे परचेज़ किया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो है अमेजोन से कपड़े लेने थे,
आपको अमेजोन से कपड़े लेने थे, तो आप अमेजोन गए, आपने अमेजोन पे जाकर के जो भी आपको कपड़े चाहिए थे, टी शर्ट शर्ट वगैरह जो भी पैंट वगैरह आपको जो भी चाहिए थे, आपने आपके कार्ट में डाला, उसको आपसे आपने परचेज कर लिया। अब ये जो चीज़ आपने परचेज की है, ये अमेजोन ने नहीं बनाई हुई है ना, ये अमेजोन की प्रोडक्ट नहीं है। से फॉर एग्जांपल आपने जो है एक टी शर्ट ले ली, से फॉर एग्जांपल पूमा की टी शर्ट ले ली, पूमा की टी शर्ट जो मिलती है, पूमा क्लोथिंग वगैरह भी बनाता है, या फिर कोई भी जो भी आपका फेवरेट ब्रांड है, वो फेवरेट ब्रांड की आपने टी शर्ट ले ली, है ना। अभी आपने टी शर्ट ले ली, वो तो टी शर्ट जो है अमेजोन से लिया आपने, लेकिन अमेजोन ने तो वो टी शर्ट नहीं बनाई ना, वो अमेजोन ने टी शर्ट नहीं बनाई, वो बनाई किसने, वो पूमा ने टी शर्ट बनाई हुई है। तो आपने जो माल खरीदा, लेकिन आपने तो माल अमेजोन से खरीदा है, लेकिन पूमा पूमा ने उसको एक्चुअल में बनाया हुआ है ना। जो पैसा है उसका, जो एक्चुअल पैसा जो आपने उसको परचेज करने का पैसा है, वो किसकी जेब में जाएगा, वो पूमा के जेब में जाएगा। अमेजोन की जेब में तो सिर्फ कमीशन आएगी सिर्फ, है ना, जो भी उसकी कमीशन बनती है, जो भी उसके शिपिंग चार्जेस वगैरह जैसे भी उनका आपस में डील हुआ रहेगा, उतना उसका बनता है ना। जो गुड्स का प्राइस है वो तो किसके जेब में जाएगा, पूमा के जेब में जाएगा। तो सेल्स चैनल बेसिकली आपका एक ऐसा चैनल है, यहाँ पे पूमा ने जो है क्या किया हुआ है, पूमा ने अपने अमेजोन को जो है अपने गुड्स दिए हुए कि भैया ये मेरे गुड्स है, ये मेरे को फर्दर बेचने के, है ना। तो मेरे को पता है मेरा जो कंज्यूमर वो तेरे वेबसाइट पे आने वाला है, तू एक काम कर, मेरे से इतनी सर्टन क्वांटिटी जो है मेरे गुड्स की, इतने सर्टन क्वांटिटी मेरे क्लोथ्स की जो है अपने वेयर हाउस पे लेके रख, तेरे को ऑर्डर आएंगे, तू शिप करते जाना, जो भी पैसा आएगा उसके अंदर से जितना तेरा कमीशन बनता है तू रखना, और उसके बाद का पैसा मेरे को तू जो है हैंड ओवर कर देना, है ना। तो यहाँ पे जो है एक डील हुआ हुआ है। तो बेसिक यहाँ पे सवाल क्या है, सवाल ये है कि भाई किसको किस अपना, अगर से फॉर एग्जाम्पल मेरे को मेरा प्रोडक्ट बेचना है, तो मैं एज अ बिजनेस मेरे को किसको अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा कि वो फर्दर मेरे कंज्यूमर तक पहुंचे। अब जैसे कि पूमा ने माल बनाया, पूमा ने गुड्स बनाए, तो पूमा ने देखा करके भाई मेरे को अमेजोन को मेरे कुछ गुड्स बेचने पड़ेंगे, या फिर मेरे कुछ गुड्स मेरे को अमेजोन को हैंड ओवर करने पड़ेंगे, तब जाकर के वो मेरे गुड्स जो है किधर तक पहुंचाएगा, मेरे एंड कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। बिकॉज आजकल जो है काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, है ना। आज की डेट में सारे लोग काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई करा कि मेरे को मेरे गुड्स जो है वो अमेजोन तक पहुँचाने पड़ेंगे, वहाँ से फर्दर मेरे गुड्स जो है कहाँ पहुँचेंगे, वहाँ से फर्दर मेरे गुड्स जो है पहुँचेंगे मेरे कंज्यूमर तक। तो यहाँ पर आपके बिजनेस को ये सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा कि हमको किसको माल बेचना पड़ेगा जिससे वो माल हमारे एंड कंज्यूमर तक पहुंचे। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया भाई अमेजोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और भी जो आपके अलग अलग आपके ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स है। यहाँ पर हमको हमारे गुड्स को जो है इनके वेयरहाउस पे हमको गुड्स को अपने स्टोर करना पड़ेगा, यहाँ से फर्दर हमारा माल जो है जाएगा आगे हमारे एंड कंज्यूमर तक। तो सेल्स चैनल को एक बार पढ़ते आपको और क्लियर आइडिया आ जाएगी। दीज आर द इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व इन सेलिंग द प्रोडक्ट थ्रू ईच चैनल एंड अल्टीमेटली टू द एंड यूजर। जैसे कि आप देख सकते हो पूमा और एंड कंज्यूमर के बीच में एक इंटरमीडिएटरी आ रहा है, वो है आपका कौन, अमेजोन, है ना। वो आपका एक इंटरमीडिएटरी की काम कर रहा है, अमेजोन एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। तो वो बीच का बंदा है सर, वो बीच में रह करके जो है काम कर रहा है पूमा और आपके उसके एंड कंज्यूमर के बीच में। तो यहाँ पर आपने जो है ये आइडेंटिफाई करा अमेजोन इंटरमीडिएटरी है, तो उसको जो है अपन अपना माल बेचते हैं ताकि वो अपने एंड कंज्यूमर तक माल को जो है पहुँचाए। द की क्वेश्चन इज हु नीड्स टू सेल टू हुम फॉर योर प्रोडक्ट टू बी सोल्ड टू योर एंड कंज्यूमर, कि किसको आपके प्रोडक्ट को आपको बेचना पड़ेगा जिससे आपके एंड कंज्यूमर तक वो जो है प्रोडक्ट आपका पहुंचे। एग्जाम्पल के तौर पे मैनी फैशन डिजाइनर्स यूज एजेंसीज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स टू रिटेल ऑर्गेनाइजेशन सो दैट कंज्यूमर कैन एक्सेस देम, है ना। बहुत सारे फैशन डिजाइनर्स क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं ना, फिर काफ़ी सारे रिटेल स्टोर होते हैं, जैसे कि एक नाम अपन ने ऊपर, दो नाम तो अपन ने ऊपर देखे, तीन नाम अपन ने ऊपर देखे, नायका, फिर उसके बाद रिलायंस ट्रेंड्स, उसके बाद अपन यहाँ पे देखा ना वेस्ट साइड, है ना। ये सारे के सारे क्या ऐसे रिटेल स्टोर्स है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे आप देख जाते हो जब शॉपिंग के लिए, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रेसेस आपको मिलते हैं। तो ये ड्रेसेस किसी फैशन डिजाइनर ने बनाए हुए रहते, वो कुछ एजेंट्स को हायर करते हैं कि भैया ये जो हमारे ड्रेसेस है, ये ड्रेस मटेरियल्स है, ये जो हमने ड्रेसेस बनाए हुए, ये तुम जाकर के अलग अलग रिटेल स्टोर्स पे हमारे जो है प्रोडक्ट को जो है वहाँ पर डिस्प्ले करवाओ, वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट को जो है जाकर के बेचो, है ना। तो अलग अलग एजेंसीज जो है वहाँ पे वो लोग क्या करते, फैशन डिजाइनर्स हायर करते। तो वो जो एजेंसी वो क्या कर रही है, एजेंसी एज एन इंटरमीडिएटरी काम कर रही है ना। फिर उस फैशन डिजाइनर के लिए नायका, रिलायंस ट्रेंड्स, है ना, उसके बाद अपना जो भी वेस्ट साइड, ये सारे जो आपके अलग अलग रिटेल स्टोर्स है, ये भी एज ए इंटरमीडिएटरी काम कर रहे हैं ताकि जो फैशन डिजाइनर है उसके बने गए गुड्स अपने एंड यूजर तक पहुंच सके, है ना। तो मेरे ख्याल से सेल्स चैनल आप लोगों को क्लियर रहेगा, काफ़ी आसान से ये पार्ट था। उसके बाद सर अगले चैनल पे आते हैं। अगला चैनल अगर आप देखोगे हमारा, तो अगला चैनल है हमारा दी प्रोडक्ट चैनल, है ना। अगला चैनल है हमारा प्रोडक्ट चैनल। प्रोडक्ट चैनल के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है ना सर, अब आपने क्या किया, अब आप जो है अमेजोन पे, आपने जो है अमेजोन पे जो है आपने जो है ऑर्डर को जो है प्लेस किया। से फॉर एग्जांपल अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप एक स्मार्टफोन खरीद रहे हो, है ना। से फॉर एग्जांपल मस्त आपने जो है आप सीए बन गए, मस्त आपको सैलरी है, आपने बोला भाई मैं क्या करूँगा, इस पहली सैलरी से अपना आईफोन खरीदूंगा, है ना, मैं आईफोन खरीदूंगा। आपने देखा अमेजोन का आ रहा है बिग बिलियन डेज, या फिर नहीं फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज होता है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आ रहा है अमेजोन का, है ना।
तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर देखता हूँ क्या प्राइस मिल रहा है। तो आपने देखा करके यार एप्पल का आईफोन का जो है लेटेस्ट जो भी उस टाइम पे चल रहा होगा, उसका काफ़ी सस्ता प्राइस है, आपने ये देखा। तो आपने बोला फिर कि चल इस एक काम करते, ये अपन जो है एप्पल आईफोन अपना नया नया साल लगा है, अभी ये बन गया, तो थोड़ा ऐसा एप्पल आईफोन हाथ में होना चाहिए, थोड़ा सा अपना वर्ड गिरेगा ऐसे सामने वाले क्लाइंट पे। तो आपने बोला कर कि ठीक है भाई, अमेजोन से अपन एक काम करते हैं, इस चीज़ को, एप्पल आईफोन को जो है परचेज कर लेते हैं। आपने जो है आपका ऑर्डर प्लेस किया, पेमेंट आपने हाथों हाथ कर दी, अमेजोन तक ऑर्डर पहुंचा। अब अमेजोन को क्या करना है, उस जो गुड्स का ऑर्डर आपने प्लेस किया है, एप्पल आईफोन का जो आपने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, उस एप्पल आईफोन को आप तक डिलीवर करना है उसको, है ना। कौन डिलीवर कर रहा है? अमेजोन डिलीवर कर रहा है। अमेजोन के वेयरहाउस पे काफ़ी सारे एप्पल आईफोन के पीसेस पड़े हुए थे, उसने उधर से एक पीस निकाला, उसकी पैकिंग वैकिंग की, और उसने क्या किया, फेडेक्स करके कुरियर सर्विस थी, है ना, फेडेक्स करके कुरियर सर्विस थी, फेडेक्स वालों को उसने जो है वो कुरियर का पैकेज हाथ में थमा दिया कि भैया ये कुरियर का पैकेज है, ये बंदा है, इसका पूरा मतलब बिलिंग एड्रेस वगैरह, बिल विल जो भी एड्रेस वगैरह है, सारी डिटेल्स उसने उसको फेडेक्स को हैंड ओवर कर ली। अब फेडेक्स की ये ड्यूटी है कि वो आप तक वो जो है प्रोडक्ट को जो है डिलीवर करे, आप तक उस प्रोडक्ट को जो है वो पहुंचाए, ठीक है ना। तो आपने ऑर्डर प्लेस किया अमेजोन को, अमेजोन ने ऑर्डर रिसीव किया, पैकेजिंग करी, पैकेजिंग करके दी फेडेक्स के हाथ में वो कुरियर के बॉक्स को, पूरे वो आइटम को, और फेडेक्स अभी क्या करेगा, फेडेक्स अभी आपके पास जो है उस चीज़ को जो है प्रोडक्ट को पहुंचाएगा। तो प्रोडक्ट चैनल बेसिकली आपका यहाँ पर वो सारे इंटरमीडिएटरीज आ जाएंगे जो कि आपके प्रोडक्ट को हैंडल करते थ्रू आउट इट्स वे, जब वो डिलीवर हो रहा है आपने किधर से, आपके सेलर से टू योर कंज्यूमर, है ना। तो बीच में पूरा जर्नी तय करनी है आपको, सेलर से लेकर कस्टमर तक माल पहुंचना है ना। तो काफ़ी बड़ा लंबा डिस्टेंस आपको तय करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल अमेजोन का वेयरहाउस था दिल्ली में, दिल्ली से आप थे, आप बैठे थे बैंगलोर के अंदर, है ना। तो आपने दिल्ली से अभी बैंगलोर हमको गुड्स को पहुंचाना है, तो वो उतना जो जर्नी पे जो भी गुड्स को हैंडल करेगा ना, जो भी एजेंसी गुड्स को हैंडल कर रही है ना, अपने एग्जांपल में फेडेक्स कर रही है, तो फेडेक्स जो है आपका प्रोडक्ट चैनल रह गया, है ना। फेडेक्स आपका जो है प्रोडक्ट चैनल बन गया, वो आपके इंटरमीडिएटरीज यहाँ पे आ जाएंगे जो कि आपके प्रोडक्ट को हैंडल करेंगे। कब तक हैंडल करेंगे? जब तक वो गुड्स आपके कस्टमर तक जो है डिलीवर नहीं हो जाते, है ना। तो एक बार रीड कर लेते हैं इसको, मेरे ख्याल से एग्जांपल क्लियर रहेगा तुमको। द प्रोडक्ट चैनल फोकसेस ऑन द सीरीज ऑफ इंटरमीडिएटरी हु फिजिकली हैंडल द प्रोडक्ट ऑन इट्स पार्ट फ्रॉम इट्स प्रोड्यूसर टू द एंड यूजर, है ना। प्रोड्यूसर से एंड यूजर तक पहुंचाना है। तो जो भी इंटरमीडिएटरी उसको जो है क्या कर रही है, हैंडल कर रही है फिजिकली। जैसे कि फेडेक्स है, फेडेक्स के गाड़ी में वो चीज़ लोड होगी आपके, जो भी मतलब आपका सिर्फ थोड़ा ना एप्पल का आईफोन होगा, बैंगलोर सिटी से और भी बहुत सारे ऑर्डर्स आए रहेंगे, है ना। तो जितने भी ऑर्डर्स रहेंगे वो सारे ऑर्डर्स एक ट्रक में लोड किए जाएंगे, है ना। या फिर जिस भी रूट से वो वहाँ पे डिलीवर करेंगे गुड्स, है ना, जो भी मीडियम रहेगा उनका डिलीवरी का, ट्रांसपोर्ट का, तो वो उसमें गुड्स को लोड करेंगे, है ना। पूरा प्रॉपर एकदम सेफ्टी वगैरह इंश्योर करेंगे, है ना। काफ़ी एकदम प्रीशियस आइटम है, जैसे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कभी भी खराब हो सकता है ना। तो वो एकदम उसको अच्छे से केयर के साथ हैंडल वैंडल करेंगे, मस्त उसको पैकेजिंग वगैरह करेंगे, और उसको आप तक जो है यानी कि एंड यूजर तक जो है डिलीवर करेंगे। तो ये जितनी भी इंटरमीडिएटरीज इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, फेडेक्स जैसे कि अपने एग्जाम्पल में हो गया, तो आपका प्रोडक्ट चैनल कहलाया जाएगी, है ना। मेरे ख्याल से 2 चैनल्स आपको क्लियर रहेंगे। सेल्स चैनल अपन ने देख लिया, प्रोडक्ट चैनल अपन ने देख लिया। तीसरे चैनल की तरफ अपन आते हैं। तीसरा चैनल है आपका सर्विस चैनल, है ना। तीसरा चैनल आपका कौन सा चैनल है? सर्विस चैनल। ये चैनल है सर्विस चैनल, कुछ नहीं है सर, इसके अंदर बेसिकली आप सर्विसेज दे रहे हो, है ना। इसके अंदर से फॉर एग्जांपल अपन ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल ऑलरेडी इसमें जो है डिस्कस कर रखा है कि आप गए अमेजोन पे, है ना। आपने अमेजोन पे जाकर के देखा करके यार सेल चल रही है ना। आप जो है आपने थोड़ा सा देखा करके भाई अपन जो है मतलब दिन रात अपन ने पढ़ाई की, एक ही कुर्सी पे बैठे रहे, है ना। तो थोड़ा वेट गेन कर लिया है, थोड़ा मोटे मोटे हो रखे, तो अपन ने देखा करके यार अपने को थोड़ा साइकिलिंग वाइकलिंग करना पड़ेगा ताकि थोड़ा अपना जो है मोटापा वगैरह कम होए। तो आपने जो है देखा करिए अमेजोन पे सेल चल रखी है, साइकिल का भी सस्ते में मिल रही है, तो आपने सोचा क्यों ना ऑनलाइन साइकिल को भी ऑर्डर किया जाए। तो आपने जो है एक साइकिल का ऑर्डर जो है ऑनलाइन जो है प्लेस कर दिया। फिर आपके घर पे आया एक बॉक्स, है ना। अब आपने बॉक्स को देखा करके बॉक्स का साइज़ तो यार काफ़ी छोटा दिख रहा है, इसके अंदर तो पूरी साइकिल आ नहीं सकती। जब आपने बॉक्स को खोला तो उसके अंदर आपने देखा करके भाई ये साइकिल तो नहीं, साइकिल के पार्ट्स आए हुए। तो आप एकदम हैरान हो गए कि भाई मैंने तो साइकिल ऑर्डर करी थी, ये तो पार्ट्स आए हैं साइकिल के, अब मैं इन पार्ट्स का क्या करूँ, मेरे को तो साइकिल बनानी आती नहीं है। आपने तुरंत लगाया अमेजोन पे कॉल, है ना। आपने सर्विस सेंटर में कॉल लगा के बोला भाई मैंने तो साइकिल ऑर्डर करी थी, फोटो में तो पूरी 1 पीस साइकिल दिख रही थी, तुमने तो यहाँ पे पार्ट्स भेज दिए, अब मैं क्या करूँ। तो अमेजोन वाले ने बोला सर कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन मत लो, साइकिल वगैरह की जो भी डिलीवरी होती है वो हम ऐसे पार्ट्स में ही करते। उसके बाद हम लोग एक बाद में एक बंदे को भेजते, वो उस साइकिल को जो है आपको पूरी तरीके से बना करके जो है एकदम रेडी करके जो है आपको दे देता है। फिर आप टेस्ट वगैरह कर सकते हो, कोई भी दिक्कत है आपको हम रिटर्न की पॉलिसी भी जो है अवेलेबल रखते हैं। तो आपको वो बंदा आएगा वो पूरा एकदम अच्छे से जो है इंस्टॉल करके देखे जाएगा, है ना। तो आपने बोला ठीक है भेज दो उस बंदे को मेरे घर पे, ये टाइम पे मैं अवेलेबल हूँ।
बंदा आया आपके घर पे, उसने साइकिल जो है पूरी की पूरी फिट करी, आपने साइकिल चलाई, आपको एकदम मज़ा आना शुरू हो गया, फिर उसके बाद से आपने बोला ठीक है भाई अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर वो बंदे ने आ करके आपके घर पे आपको सर्विस दी, है ना, आपकी वो साइकिल को उसने वापस वहाँ पे इंस्टॉल किया, तो वहाँ करके आपको सर्विस दे रहा है। तो यहाँ पर सर्विस चैनल कुछ नहीं, जो इंटरमीडिएटरीज आपको आकर के सर्विस दे रही है ना, जो भी इंटरमीडिएटरीज आपको जो सर्विस दे रही है, अब जैसे कि अमेजोन के कॉल सेंटर्स बने हुए है ना, तो अमेजोन के कॉल सेंटर्स में उन्होंने हो सकता है कि अपना जो ये कॉल सेंटर की सर्विसेज है किसी दूसरी एजेंसी को जो है आउटसोर्स करके रखी हो, कि भाई जब भी भाई मेरा कस्टमर कॉल करेगा तो एजेंसी में जो भी तुम्हारा एम्प्लॉय रहेगा वो उसको हैंडल करेगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है सारे उनके एम्प्लॉयज़ हो सकता है उन्होंने ये सर्विस आउटसोर्स करके रखी हो, है ना, मल्टीपल चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है सर, यहाँ पर आपको जो है ये आपका सर्विस चैनल के अंदर बेसिक सी चीज़ मैंने आपको पता है एग्जांपल दिया। इंस्टीट्यूट का भी एग्जांपल दोगे तो इंस्टीट्यूट के एग्जांपल में उन्होंने क्या बोला कि आप गए बॉश के शोरूम में गए, बॉश बेसिकली आपके प्लम्बिंग वगैरह के इक्विपमेंट्स बनाता है, जैसे कि वॉश बेसिन हो गया, डिश वॉशर हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें आपको बना, टैप्स हो गए, ये सारी चीज़ें वो बनाता है। तो आपने क्या किया, आपने एक डिश वॉशर जो है वहाँ से परचेज़ किया, बॉश के इसमें से शोरूम से गए आप, बॉश के शोरूम में गए, बॉश के शोरूम में जाकर के आपने एक डिश वॉशर परचेज किया। अब वो डिश वॉशर को इंस्टॉल भी करना रहेगा, है ना, आपका जो भी कैबिनेट वगैरह रहेगा, शेल्फ वगैरह रहेगा, उसके अंदर आपको उसको इंस्टॉल करवाना है। तो उसके लिए आपने जो है बॉश के सर्विस सेंटर में कॉल किया, बॉश के सर्विस सेंटर से आपके पास एक जो है बंदा आ गया जिसने आपको डिश वॉशर जो है इंस्टॉल करके दे दिया। तो बेसिकली बॉश ने आपको क्या करी, सर्विस दी, वो बंदे ने आकर के क्या करी, सर्विस दी। तो वो जो बंदा है वो हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएटरी हो गया, जो कि आ करके आपको सर्विस दे रहा है, तो वो आपका सर्विस चैनल हो गया, है ना। तो सिंपल सी बात है, एक बार रीड कर लेते हैं इसको। The service channel refers to the entities that provide necessary service to support the product. प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए नेसेसरी सर्विसेज जो जो आपको आपकी एंटिटीज आपको प्रोवाइड करती है वो आपके जो है सर्विस चैनल के अंदर आ जाते हैं। एज इट मूव्स थ्रू द सेल्स चैनल एंड परचेस चैनल बाय द एंड यूजर। आपके सेल्स चैनल और परचेस चैनल के बाद आपका जो है सर्विस चैनल आता है। जब आपका प्रोडक्ट सेल होगा, जब आपका प्रोडक्ट परचेज होगा, है ना, तभी उसके बाद आपका जो है यहाँ पर जो है आपको सर्विस दी जाएगी ये वाली, है ना। जब तक आप जो है साइकिल को ऑर्डर करके साइकिल आपके घर पे आ नहीं जाती तो उससे पहले आपको ये सर्विस नहीं दी जाती ना। द सर्विस चैनल इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर प्रोडक्ट्स दैट आर कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलेशन और कस्टमर असिस्टेंट, है ना। जो भी आपके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉलेशन वगैरह में जो है थोड़े से टेक्निकल होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन प्रोडक्ट्स के लिए आपको जो है ये सर्विस जो है मेनली दी जाती है। जैसे कि अभी साइकिल है, कोई भी नॉर्मल बंदा उस साइकिल की फिटिंग नहीं कर सकता, है ना। पार्ट्स आए हुए पूरी तरीके से साइकिल के डिसमेंटल होकर के, उसको कोई भी जो है यहाँ पे जो है अटैच नहीं कर सकता। या तो आपको एक बंदे को वहाँ पे भेजना पड़ेगा उसको इंस्टॉल करने के लिए, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर टूल्स देने पड़ेंगे जिन टूल्स को यूज़ करके वो साइकिल को जो है फिट करेगा, और उसको आपको एक यूज़र मैनुअल देना पड़ेगा, फिर एक वीडियो रिकॉर्ड करके देना पड़ेगा जिसको देख करके वो समझ सके कि उसको कैसे जो है वहाँ पर जो है साइकिल का जो है इंस्टॉलेशन करना है। और इसके बाद प्रॉपर टूल्स वगैरह भी आपको भेजने पड़ेंगे। जैसे कि अभी एग्जाम्पल दूँ तो जैसे कि अपना चेयर, अगर आप कोई कंप्यूटर चेयर जो है आप अमेजोन से ऑर्डर करते हो ना, तो उसका व्हील वगैरह है ना अलग होकर के आता है, व्हील या फिर पूरा आर्म रेस्ट, है ना, वो सारी चीज़ें अलग रहती है। आपको उसको पूरा जो है इंस्टॉल करना पड़ता है। तो एक टूल आता है, छोटा सा टूल रहता है, वो टूल भी आपको फिर उस चेयर के साथ ही जो है प्रोवाइड किया जाता है, और एक छोटा सा मैनुअल आपको प्रोवाइड किया जाता है। या तो एक यूट्यूब पे बना करके वो लोग वीडियो डाल देते, और उसका लिंक का या उसका एक QR कोड या फिर स्कैनर वगैरह वो जो है बॉक्स पे लगा करके आपको दे देते, कहते हैं भाई तुम जो है ये वीडियो देख लो, वो टूल हमने तुमको उसके अंदर दिया हुआ है बॉक्स के अंदर ही, वो टूल का यूज़ करते हुए तुम सारे पार्ट जो है इंस्टॉल कर लो, ज्वाइन कर लो, और तुम उसको फिर यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, है ना। तो ऐसा भी करके आप जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते, सर्विसेज आपकी प्रोवाइड कर सकते हो सर। तो मेरे ख्याल से तीनों चैनल्स आपको क्लियर रहेंगे। सेल्स चैनल अपन ने देख लिया, प्रोडक्ट चैनल अपन ने देख लिया, सर्विस चैनल अपन ने जो है यहाँ पर देख लिया सर। अब अपन सर जो है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ कर देख लेते हैं एक बार चैनल एनालिसिस के बारे में उन्होंने कुछ चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, तो एक लास्ट वाला पार्ट वो देख लेते हैं अपन क्या बोलते हैं। चैनल एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन द बिजनेस स्ट्रेटजी इज टू स्केल अप एंड एक्सपांड बियॉन्ड द करंट जोग्राफीज एंड मार्केट। जब आप क्या प्लानिंग कर रहे हो, जब आप प्लानिंग कर रहे हो कि मैं यार स्केल अप करूँगा थोड़ा सा, है ना, मैं मेरे बिजनेस को थोड़ा सा, मेरा जो बिजनेस का स्केल है ना उसको थोड़ा बड़ा करूँगा, यानी कि थोड़ा सा आपसे फॉर एग्जांपल अभी दिल्ली मुंबई यहाँ पे ही आप जो है आपकी गुड्स को जो है बेच रहे हो। अब आप बोल रहे हो कि मैं पूरे इंडिया के अंदर बेचूंगा गुड्स को, चाहे फिर वो पंजाब हो, हरियाणा हो, उसके बाद फिर कोई भी आपका एरिया, बंगाल हो, कोलकाता हो, कोई भी एरिया हो, तमिलनाडु हो, साउथ वेस्ट ईस्ट में, हर जगह पे मेरे इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स बेचना चाहता हूँ। अभी करंटली तो आप मुंबई दिल्ली में बेच रहे हो ना, अभी आपका डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप पूरा जो है, डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल जो आपका सेटअप हुआ है वो सिर्फ मुंबई और दिल्ली तक के ही हुआ है।
बाकी पूरे इंडिया को अभी आपने कवर नहीं किया हुआ है। तो अभी आप बोल रहे हो कि मैं थोड़ा सा स्केल अप करूँगा, मैं थोड़ा सा अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करना चाहता हूँ, पूरे इंडिया को केटर करना चाहता हूँ, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपको जो है अपना वाइड करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को स्प्रेड करना पड़ेगा। तो उससे पहले आपको जो आपका जो भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहेगा ना, उसको आपको समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कैसे आप उसको बड़ा करोगे, है ना, कैसे आपको क्या क्या उसके अंदर डिफिकल्टीज आएगी, वो सारी चीज़ें आपको एनालिसिस अपनी करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप जो है उसको वाइडन कर पाओगे। नहीं तो आप ऐसे नहीं कि यार चल अपने को एक्सपांशन करना है, चल अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बड़ा कर देते, एक दिन में वो नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ों को एनालिसिस करने पड़ेंगे, उसके बाद आप जो है कंक्लूजन पर आकर के जो है अपना एक्सपांशन आपको करना है नहीं करना वो आपको पता लगेगा। When a business plans to grow to new markets, they need to develop or leverage existing channels to get to new customers. आपको क्या करना पड़ेंगे, आपके एग्जिस्टिंग चैनल्स को जो है क्या करना पड़ेंगे, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और भी ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा आपके एग्जिस्टिंग चैनल्स को, जिससे आप आपके नए कस्टमर्स तक जो है पहुंच पाओगे, और तभी आप जो है एक्सपांड कर पाओगे आपके बिजनेस को। दस एनालिसिस ऑफ चैनल्स दैट सूट वन प्रोडक्ट एंड कस्टमर इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। तो कौन सा आपका चैनल जो है आपके प्रोडक्ट के लिए सूटेबल रहेगा, है ना, कौन सा चैनल आपके कस्टमर के लिए जो है सूटेबल रहेगा, ये देख करके आपको ये डिसीजन लेना है। और वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन रहेगा। आप ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते हो कि यार मैं जो है मतलब अभी आपका जो है अगर आपको आपके प्रोडक्ट को जो है आपके कस्टमर तक पहुंचाना है, तो आपको एक सही डिलीवरी एजेंट वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा, बहुत सारे कुरियर सर्विसेज देने वाली आज के डेट में कंपनी आपको मिल जाएगी। फेडेक्स है, फिर एक्सप्रेस बीस करके एक कंपनी है ना, उसके बाद आपका ब्लू डार्ट करके एक कंपनी है। काफ़ी सारी अलग अलग कंपनियां जो कि आज के डेट में कुरियर सर्विस देती है, जो कि आपके प्रोडक्ट चैनल के अंदर फिट बैठेगी। तो क्या कौन सा प्रोडक्ट चैनल अपन ने सिलेक्ट करने का, कौन सी कंपनी के साथ अपन ने डील करने का, कौन सा इंटरमीडिएटरी आपने हायर करने का, वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन रहेंगी। आपको एकदम सोच समझ के वो डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके कस्टमर के लिए कौन सा डिसीजन जो है, कौन सा चैनल जो है ज़्यादा सूटेबल रहेगा, कौन सी कंपनी जो है ज़्यादा बेटर सर्विस दे पाएगी, है ना, कौन से चैनल से। अब जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आप जो है जैसे कि ग्लास के आइटम्स बेच रहे हो, तो ग्लास के आइटम्स आप नॉर्मली ऐसे कोई भी भरी हुई ट्रक के अंदर लोड नहीं कर सकते जिसके अंदर बाकी भी सामान पड़ा हुआ है ना। आपको एकदम केयर के साथ उसको जो है काफ़ी एक अच्छे से उसके लिए आपको एक अलग जो है ट्रांसपोर्टिंग का व्हीकल जो है वहाँ पे हायर करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको अच्छी कुशनिंग वगैरह देनी पड़ेगी, ताकि वो ग्लास के प्रोडक्ट्स टूटे वूटे ना, कि इसको लगे वगे ना, अच्छे से आपको पैकेजिंग वगैरह करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट को देखते हुए और आपके कस्टमर को देखते हुए आपको आपका जो भी चैनल है वो जो है आपको डिसाइड करना है सर, वो आपको फाइनलाइज करना है। तो मेरे ख्याल से चैनल वाला पार्ट आप सबको क्लियर रहेगा। 3 टाइप के चैनल्स रहते हैं Mate24 के अंदर, ये ऑलरेडी चीज़ पूछी जा चुकी है। तो मेरे ख्याल से आई होप तुमको जो है समझ में आ रहा रहेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, है ना। और जो भी देख रहे हो तुम सब नोट से ही आ रहा है, सीधा तुमको ये नोट्स में तुम्हारे क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, यही तुमको एग्जाम में पूछा जा रहा है, तुमको बस लिख के आना है ना। सारा कुछ इसी नोट्स में से आएगा तुमको, जो भी आएगा। ये नोट्स अगर तुम रेगुलर बैच में कर लेते हो, हैंड रिटन नोट्स अपन बना रहे हैं रिवीजन के लिए, वो तुम अच्छे से कर लेते हो, तो मेरे ख्याल से मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत तुमको आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो है सर अभी अपन अपने जो चैप्टर 3 के पार्ट को है उसको आगे बढ़ाते हैं सर। स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स वाला पार्ट मेरे ख्याल से जो है तुम सबको क्लियर रहेगा। अगेन बता देता हूँ, स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स बेसिकली कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि ये बताएंगे कि आपकी जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई हुई है वो सही बनाई हुई है, गलत बनाई हुई है, क्या वो सक्सेसफुल रहेगी नहीं रहेगी, है ना। उसी फैक्टर्स के बेसिस पे आप जो है आपकी स्ट्रैटेजी को जो है आपको बनाना है, और वही फैक्टर्स जो है डिफाइन करेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी सही तरीके से आपके लिए काम करेगी नहीं करेगी। अगर आपने उन फैक्टर्स को ध्यान में रख के वो सारे फैक्टर्स को सही से एनालाइज करके आपकी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, तो डेफिनेटली वो स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करेगी। अगर नहीं तो फिर सर आपके लिए आपकी स्ट्रैटेजी जो है काम नहीं कर पाएगी सर। तो ये स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स हो के 4 फैक्टर्स उसके अंदर अपन ने देखा जिसको आपको समझना है, उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी, है ना। तो वो 4 फैक्टर्स आपने, सबसे पहला फैक्टर हमने देखा कि आपने इंडस्ट्री एंड मार्केट का एनालिसिस करना है, कस्टमर कंज्यूमर का डिफरेंस आप लोगों ने समझना है, और उसके बेसिस पे आपने वैल्यू कैसे आपको किसको देखते हुए जो है यहाँ पे वैल्यू जो है किसको देखते हुए आपको क्रिएट करनी है, प्राइस किसको देखते हुए आपको फिक्स करना है, ये अपन ने देखा, है ना। उसके बाद अपन ने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में देखा, एंड लास्ट में अभी अपन ने चैनल्स के बारे में जो है डिस्कशन किया। अब अपन सर इस चैप्टर को जो है आगे बढ़ाते हैं सर, और इस चैप्टर को आगे बढ़ा करके सर हम लोग जाते हैं ऑल टुगेदर न्यू कंसेप्ट की तरफ। अभी जितना भी अपन ने देखा वो थोड़ा सा अलग पार्ट था, और अभी जो अपन देखेंगे ये ऑल टुगेदर एक नया कंसेप्ट है, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। शायद तुमको जो है लिंक ना मिले इस कंसेप्ट का हमारे चैप्टर के साथ में, बट ये जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो है इधर से बहुत चीज़ें जो है पूछी जाती है, ये काफ़ी जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो बेस है पूरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, है ना। तो इसको अपने को जो है समझना है। रोल ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, अपने को ये समझना है अपने पास जो रिसोर्सेज है और अपने पास जो कैपेबिलिटीज है इनका क्या रोल रहता है इन बिल्डिंग कोर कंपिटेंसी। पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक तरीके से मैं बोलूँ ना, आपका जो सिलेबस है
वो यहाँ से जो है आपका मतलब पहले की अगर ओल्ड सिलेबस की मैं बात करूँ ना, तो ओल्ड सिलेबस के अंदर सर ये आपको शुरुआत के अंदर ही जो है स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ये जो पार्ट है वो डिस्कशन हो जाता था। लेकिन अभी जो है चैप्टर 3 के अंदर इसका डिस्कशन लिया, वो भी एकदम लेटर हाफ में लिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने। बट कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी अपने को ये समझना है कि कैसे अपन कोर कंपिटेंसी जो है अपनी बिल्ड करेंगे अपने रिसोर्सेज एंड अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ कर करके। सबसे पहले समझते हैं सर कोर कंपिटेंसी मतलब क्या। कोर कंपिटेंसी मतलब बेसिकली सर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ या फिर कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़, है ना। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कैपेबिलिटीज़ का भी जो है उन्होंने जिक्र किया हुआ है। तो कोर कंपिटेंसी बेसिकली कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ है, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो कि आपके अंदर है, जो कि आपके बिजनेस में है ना। एज अ बिजनेस की अपन यहाँ पे बात करने वाले, तो बिजनेस के पास कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ है, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है ना, जो कि सिर्फ वो उस बिजनेस के पास है, यानी कि किसी दूसरे बिजनेस के पास वो क्वालिटीज़ नहीं है, वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है। आपके पास थोड़ी सी यूनिक क्वालिटीज़ है, थोड़ी यूनिक कैपेबिलिटीज़ है, आप थोड़े से हटके हो, आपका बिजनेस जिस तरीके से काम करता है थोड़े से हटके तरीके से काम करता है ना। उसके बाद थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ है, एक सर्टन उसके पास कुछ सर्टन एरियाज में सर्टन फील्ड्स के अंदर एक्सपर्टीज़ है ना, जो कि उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे रख रहे हो उसके कॉम्पिटिटर से, है ना। तो वो आपके लिए एरिया जो है बन जाते हैं आपके कोर कंपिटेंस वाले एरिया, कि यार ये जो एरिया ना, इस एरिया के अंदर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, इस एरिया के अंदर कोई भी दिक्कत है कि मैं आराम से हैंडल कर लूँगा, है ना। तो वो एरिया आपके लिए आप बोल रहे हो कि वो एरिया के अंदर मैं बहुत ज़्यादा जो है एक्सपर्ट हूँ, बहुत ज़्यादा माहिर हूँ, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो कोर कंपिटेंसी आपके लिए जो है बेसिकली एक ऐसा एरिया हो गया, है ना, जिधर आपका जो है बहुत ज़्यादा अच्छा पकड़ है। तो वो आपका कोर कंपिटेंसी हो गया। वो अच्छा पकड़ आपका कैसे आएगा, हो सकता है आपकी कैपेबिलिटीज़ हो वैसी कि आप उधर जो है अच्छे तरीके से उस एरिया में पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप अच्छे से काम कर पा रहे हो सकता है आपके पास सर्टन रिसोर्सेज है जो कि बाकी किसी कंपनियों के पास नहीं है रिसोर्सेज, आपके पास वो रिसोर्सेज है सिर्फ, तो आप उन रिसोर्सेज का जो है सही तरीके से फ़ायदा उठा पा रहे हो, एंड आप उसको सही तरीके से यूज़ कर रहे हो। इसके लिए कहीं ना कहीं आपका जो वो एरिया जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एरिया बन रहा है ना। तो मल्टीपल वहाँ पे रीजन हो सकते हैं। मेनली हम जो यहाँ पे रीजन डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करने वाले आपकी रिसोर्सेज एंड आपकी कैपेबिलिटीज़, है ना। इन्हीं दो चीज़ों के बेसिस पे हम जो है डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कोर कंपिटेंसी जो है आपकी बिल्ड कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, बना सकते हो। अपने नोट्स में आ जाते हो सर, नोट्स में आ जाते हैं सर, नोट्स में देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। कंपिटेंसी इज डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स। याद रखना आपका जो कंपिटेंसी है ना, कंपिटेंसी वो क्या है सर, कॉम्बिनेशन है ना। ये कोई नॉर्मल एक इंडिविजुअल स्किल या फिर इंडिविजुअल टेक्निक नहीं है। आपको कुछ तो भी मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ है, एक पर्टिकुलर चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर करने का तरीका है। आपका जो मैन्युफैक्चर करने का तरीका है, आपकी जो टेक्निक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग है ना। उसके अंदर जो है वेस्टेज कम होता है ना। उसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम किया जाता है। तो वो एक आपने टेक्निक बनाई हुई है, वो आपकी एक टेक्निक है। तो इंडिविजुअल टेक्निक जो है सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते आपकी कोर कंपिटेंसी, उसके साथ कोई ना कोई स्किल भी आपको जो है डेवलप करना पड़ेगा, कोई ना कोई स्किल भी देखना पड़ेगा, जिस स्किल के साथ साथ आप बोलोगे कि यार ये स्किल और ये टेक्निक मिला करके मेरे पास जो है मेरी कंपिटेंसी बन रही है। तो आपका कंपिटेंसी जो है कभी भी एक इंडिविजुअल स्किल या फिर कोई इंडिविजुअल टेक्निक नहीं हो सकती है। ये एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपकी स्किल्स का एंड कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके टेक्निक का, रैदर देन इंडिविजुअल स्किल और अ सेपरेट टेक्निक, है ना। अलग अलग ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, स्किल और टेक्निक का एक कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि यार मेरे पास एक कंपिटेंसी है, मेरे पास एक थोड़ा सा एज है कि मैं मेरे जो कॉम्पिटिटर है उनसे थोड़ा सा आगे रह सकता हूँ, थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। फॉर कोर कंपिटेंसी इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स which makes the whole organization utilize this several separate individual capabilities। आपके पास जो भी ये कैपेबिलिटीज़ है ना, वो आपने यूज़ करनी है और उसके बेस पे जो है आपने अच्छा परफॉर्म करना है। वही ये लोग बोल रहे हैं कि जो कंपिटेंसी है ना, वो इंडिविजुअल स्किल या फिर इंडिविजुअल टेक्निक नहीं हो सकती है, कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप बोल सकते हो कि आपके पास कंपिटेंसी है। देयरफॉर कोर कंपिटेंसी कैनॉट बी बिल्ड ऑन वन कैपेबिलिटी और सिंगल टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। आपके पास कोई टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, आपके पास कुछ ऐसा ऐसा रेसिपी है जो कि किसी बाकी इंसान के पास नहीं है, किसी दूसरे इंसान के पास नहीं है, आपका सीक्रेट रेसिपी है ना। सीक्रेट रेसिपी मतलब वो वाली रेसिपी नहीं, खाने बनाने वाली रेसिपी नहीं, नो। कोई आपके पास कुछ ऐसा कमांड्स है, कुछ ऐसे कोड्स है ना, जो कि बाकी किसी के पास नहीं है, आप ही के पास है वो, है ना। तो सिंगल कोड, सिंगल कमांड, सिंगल टेक्निकल नो हाउ के बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते कि आपके पास कोर कंपिटेंसी है ना। या फिर कोई सिंगल कैपेबिलिटी, एक कैपेबिलिटी के बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते कि आपके पास कोर कंपिटेंसी है। तो फिर कब आप ये बोलोगे कि कब आप बोलोगे कितने कैपेबिलिटी
कैपेबिलिटीज़ आपके पास होनी चाहिए जिससे आप बोल सकोगे कि यार मेरे पास कोर कंपिटेंसी है। कम से कम 5 से 10-15 एरियाज़ के अंदर आपको जो है क्या होना चाहिए, एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, डेवलप्ड एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। 5 से 10-15 आपके पास कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। एक आधी कैपेबिलिटी के आप बेसिस पे ये नहीं बोल पाओगे कि आपके पास को आप जो है आपके पास एक सर्टन एरिया के अंदर कोर कंपिटेंसी है। आपके पास कम से कम 5 से 15 कुछ आपके कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए जो कि आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि कंबाइन होकर के आपकी जो है कोर कंपिटेंसी बनेगी, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है देयरफॉर कोर कंपिटेंसी कैन नॉट बी बिल्ड ऑन वन कैपेबिलिटी और सिंगल टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, इंस्टेड इट हैज़ टू बी द इंटीग्रेशन ऑफ मेनी रिसोर्सेज। बहुत सारे रिसोर्सेज का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। द ऑप्टिमल वे टू डिफाइन कोर कंपिटेंसी इज टू कंसिडर इट एज सम ऑफ 5 to 15 एरियाज ऑफ डेवलप्ड एक्सपर्टीज। आप कोर कंपिटेंसी तभी बोल सकते हो जब 5 से 15 एरियाज के अंदर आपके पास डेवलप्ड एक्सपर्टीज आ चुकी है ना। 5 से 15 एरियाज के अंदर जरूरी नहीं है कि 5 से 15 के एरिया में 15 से ज़्यादा भी हो सकता है, बट एक अपन एक रेंज दे रहे हैं आपको कि जनरली 5 से 15 एरियाओं के अंदर अगर आपके पास डेवलप्ड एक्सपर्टीज आ चुकी है तो फिर आप हम बोल सकते हैं कि यार आपके पास जो है क्या है सर, कोर कंपिटेंसी है ना। तो यहाँ पर जो है आपके पास जो है एक अपने जो है एक स्ट्रैटेजिस्ट है, 2 स्ट्रैटेजिस्ट है, उन्होंने जो है यहाँ पे कोर कंपिटेंसीज को जो है बताया हुआ कि क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेजर कोर कंपिटेंसीज रह सकती है। तो अकॉर्डिंग टू CK प्रहलाद एंड गैरी हैमल, मेजर कोर कंपिटेंसीज आर आइडेंटिफाइड 3 एरियाज में आपकी मेजर कोर कंपिटेंसीज जो है ढूंढ सकते हो। पहला कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन, यानी कि आप तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो, आप कुछ ऐसे तरीके से काम कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है ना, जो कि आपका कॉम्पिटिटर नॉर्मली वैसे तरीके से काम नहीं करता है। आपका जो काम करने का तरीका है, फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा अलग है आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के साथ। आपके जो प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर का जो काम करने का तरीका है उसके तरीके से आपका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा यूनिक है, तो वहाँ आपके पास कोर कंपिटेंसी आ सकती है। कस्टमर वैल्यू, आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसको कस्टमर बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। आप वैल्यू आप आपके प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हो, है ना। जैसे कि अपन ने वॉच वाला एग्जांपल लिया था कि यार वॉच है, नॉर्मल सी वॉच है, टाइम देखने तो सभी वॉच लेते, लेकिन आपने कुछ उसके अंदर ऐसे फीचर्स डाले, कुछ उसको स्मार्ट वॉच बनाया आपने, नोटिफिकेशन आ सकते हैं, कैमरा वगैरह यूज़ कर सकते हो, कॉल वगैरह पिक कर सकते हो, बात कर सकते हो, वो सारे आपने फीचर्स डाले हुए ना, तो उससे आपके जो वॉच के अंदर है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट हो रहा है, तो कस्टमर उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस पे करने को भी तैयार है। तो वहाँ पे आपका कोर कंपिटेंसी आ सकता है कि यार मैं जो भी प्रोडक्ट बनाता हूँ उसको काफ़ी वैल्यू ऐड करके बनाता हूँ, वो काफ़ी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट रहता है ना। एंड एप्लीकेशन टू अदर मार्केट, या फिर हो सकता है आपका जो मार्केट है, मार्केट के अंदर आपका पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, आपने आपका मार्केट, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, इन शॉर्ट कि मार्केट में पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो अगर आपके मार्केट के अंदर पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो भी आपके लिए वो आपके लिए एज अ कोर कंपिटेंसी काम कर सकती है। ये मार्केट के अंदर मेरी पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं जिस पोजीशन में मार्केट में हूँ मेरे को बहुत ज़्यादा कम वहाँ पे थ्रेट्स है ना, मेरे पास थ्रेट्स ना के बराबर, मेरे पास आगे अपॉर्चुनिटीज़ है, मेरी स्ट्रेंथ्स काफ़ी ज़्यादा है, वीकनेसेस कम है, तो वहाँ पे आप मार्केट के अंदर एक अच्छी पोजीशन के अंदर आ रहे हो। तो यहाँ पर जो है आपके 3 एरियाज़ के अंदर आप जो है आपकी कोर कंपिटेंसीज जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो सर। ये आपके CK प्रहलाद एंड गैरी हैमर, ये 2 स्ट्रैटेजिस्ट थे, इन्होंने जो है बताया होगा कि ये 3 एरियाज़ के अंदर आपका जो बिजनेस है वो जो है यहाँ पर क्या कर सकता है, आपका कोर कंपिटेंसी जो है आइडेंटिफाई कर सकता है सर। तो अभी ये 3 एरियाज़ को जो है 3 एरियाज़ अपन ने देखे। अभी इन 3 एरियाज़ को अपन जो है डिटेल में जो है अभी डिस्कस करने वाले कि ये 3 एरियाज़ में जो है कैसे कैसे अपन जो है काम करेंगे और कैसे कैसे काम करके अपन अपने को जो है अपनी कोर कंपिटेंसी जो है बिल्ड करने को मिलेगी। सबसे पहले आते हैं अपन कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन के अंदर। कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन के अंदर अगर आप देख रहे हो तो सिंपल सा बात है, आपको यूनिक प्रोडक्ट बनाना है, आपको कुछ काम करने का तरीका आपको यूनिक होना चाहिए, कुछ तो भी अलग होना चाहिए, हटके होना चाहिए। आप भेड़ चाल में नहीं चल सकते हो, है ना। आप ये नहीं देख सकते कि यार सारे कॉम्पिटिटर मेरे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो चल मैं भी वो डायरेक्शन में जाता हूँ। आपको कोई तो भी ऐसी डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी जो कि अलग है, जो कि हटके है, जहाँ पे बहुत कम लोग जा रहे हैं या फिर कोई भी नहीं जा रहा है ना। आपको कुछ तो भी हटके डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, उस डायरेक्शन पे आपको चलना पड़ेगा, तभी जाकर के आप जो है डिफ्रेंशिएट कर पाओगे आपके प्रोडक्ट को, आपके बिजनेस को। कुछ तो भी अलग आपको करना पड़ेगा, जो बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं ना, वो चीज़ ही आपको करनी नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि जो बाकी लोग नहीं कर रहे ना, अपने को वो करना पड़ेगा, है ना, तब जाकर के डिफरेंशिएशन आएगा। तो आप ये देखोगे बाकी लोग क्या नहीं कर रहे, क्या मिस कर रहे, उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करो और जो है अपने जो है प्रोडक्ट के अंदर, अपने काम करने के तरीके के अंदर थोड़ी सी यूनिकनेस लेकर गया और वहाँ आपको जो है आप कोर कॉम्पिटेंसी जो है आपकी बना सकते हो। तो एक बार देखते हैं कंप्यूटर डिफरेंशिएशन के पार्ट को। Competitor differentiation is one of the main 3 conditions the company can consider having core competency if the competency is unique। अगर आपकी competency, जो भी आपकी competency है, जिसको आप competency बोल रहे हो सकता है कोई आपका कोई भी combination हो सकता है आपकी skill या फिर टेक्निक का, है ना। तो वो जो स्किल या टेक्निक का जो कॉम्बिनेशन है वो अगर बहुत ज़्यादा यूनिक है
तो आप उस कॉम्पिटेंसी को बोल सकते हो कि यार ये काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंशिएटेड जो है कॉम्पिटेंसी है। एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू कॉम्पिटिटर टू एंड इट इज़ डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर टू इमिटेट। आपका वो कॉम्पिटिटर जो है ना ईजिली उसको कॉपी नहीं कर सकता। तभी तो यूनिक होगी वो, जब वो सामने वाला बंदा उसको कॉपी नहीं कर पा रहा है। अगर आपने कुछ यूनिक यूनिक चीज़ करी, आपने कुछ इनोवेशन लेकर के आया, आपने बोला करके यार मेरे पास जो है कुछ ऐसी कॉम्पिटेंसी है जो कि यूनिक है, अगले ही दिन पता लग रहा है कि और 10 लोगों के पास वो कॉम्पिटेंसी आ चुकी है अभी, है ना, तो उन लोगों ने कॉपी कर ली, तो अब वो आपकी जो कॉम्पिटेंसी है वो अभी यूनिक नहीं रही, अभी अभी वो सबके पास आ गई, 10 लोग और भी जिनके पास वो कॉम्पिटेंसी है, तो अब वो यूनिकनेस खत्म हो गई। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी आपकी कॉम्पिटेंसी है वो यूनिकनेस के साथ साथ आपके कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होना चाहिए, उसको इमिटेट करना, कॉपी करना कंप्यूटर के सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहना चाहिए। जितना जल्दी से वो उसको इमिटेट कर लेगा, जितना जल्दी वो उसको कॉपी कर पाएगा, उतना ही जो है आपका जो है जल्दी जो है आपका जो ये है डिफरेंशिएशन है वो खत्म हो जाएगा सर, है ना। दिस कैन प्रोवाइड अ कंपनी एन एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स। अगर आपके पास कुछ यूनिक डिफरेंशिएटिंग कंपिटेंसी है तो आपके लिए सर एक बहुत ज़्यादा अच्छा आपको एक एज मिलेगा, आप आपके कंप्यूटर से थोड़ा सा आगे रह पाओगे। इट अलाउज द कंपनी टू प्रोवाइड बेटर प्रोडक्ट्स और सर्विस टू मार्केट विद नो फियर दैट कंपटीटर्स कैन कॉपी। अब आपको जो है यहाँ पे खुली छूट मिलेगी कि आप बिंदास जो है आपके प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को दबा दबा करके बेच सकते हो, है ना, क्योंकि आपके पास आपके दिमाग में ये फियर नहीं रहेगा कि यार मेरी जो कंपिटेंसी है वो मेरा कंप्यूटर कॉपी कर लेगा। आपको पता है यार मेरी जो कंपिटेंसी है वो कॉपी कर ही नहीं पाएगा। से फॉर एग्जाम्पल आप जो है आपके पास जो है से फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी रेसिपी हाथ लग गई है जो कि सिर्फ आपको पता है, कुछ ऐसा ऐसा से फॉर एग्जाम्पल आप जो है रेस्टोरेंट के बिजनेस में हो, एंड रेस्टोरेंट के बिजनेस में रह करके आपके पास एक स्पेशल मसाला आपने इन्वेंट किया जिसका रेसिपी सिर्फ और सिर्फ आपको पता है, यानी कि आप एज एन ओनर, है ना, एज अ ओनर सिर्फ आप ही को पता है और किसको नहीं पता है। तो वो मसाला है जो कि मैंने खुद ने बनाया, ओनर ने खुद ने बनाया, उसी को पता है कैसे वो मसाला बनता है और किसको पता ही नहीं है। तो मैं तो बिंदास होकर के उस मसाले को यूज़ कर सकता हूँ ना, है ना, क्योंकि मेरे को पता है सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ वो मसाला, मेरे दिमाग में वो उसका रेसिपी है और किसको मैंने बताया नहीं और किसको पता नहीं है। तो कैसे कोई उस मसाले को कॉपी कर सकता है? नॉर्मली टेस्ट करके कोई भी ऐसे मसाले को कॉपी करके पता नहीं सकता है कि इसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है ना। 2 प्रोडक्ट गेस कर लेगा, 3 आइटम उसके अंदर के गेस कर लेगा, 4 आइटम उसके अंदर गेस कर लेगा। मैंने 100-200 आइटम यूज़ करके उस मसाले को बनाया हुआ है, 100-200 आइटम कैसे कैसे एकदम करेक्टली जो है कोई गेस कर पाएगा? कोई कर ही नहीं सकता। उसकी लिस्ट इधर मेरे दिमाग में, मैंने किसको नहीं बताया हुआ है ना। तो वो आपके लिए जो है आप फिर जो है बिंदास एकदम एग्रेसिवली उसको जो है आपकी जो कंपिटेंसी है उसको आप यूज़ कर पाओगे, है ना। कुछ तो भी आपके पास यूनिकनेस होना चाहिए, कुछ तो भी आपके पास हटके होना चाहिए जिसको आप बिना डरे यूज़ कर सके हो, है ना, जिसको यूज़ करने में आपके दिमाग में ये फियर नहीं होना चाहिए यार ये तो कंप्यूटर आकर के कॉपी कर लेगा, है ना। तो कुछ ऐसा आपके पास होना चाहिए। द कंपनी हैज़ टू कीप ऑन इम्प्रूविंग दिस स्किल्स इन ऑर्डर टू सस्टेन इट्स कॉम्पिटेटिव पोजीशन। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ही नहीं, आपके पास कुछ स्किल्स आ गई, आपके पास कुछ टेक्निक्स आ गई और आप उसको सालों साल यूज़ किए जा रहे हो, नहीं, आपको उस टेक्निक्स को, आपको उन स्किल्स को जो है इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। आप जो है एक ही स्किल, एक ही टेक्निक के बेस पे ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाओगे। आज नहीं तो कल आपके वो 100-200 प्रोडक्ट की लिस्ट भी जो है कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर आ जाएगी। माना इतनी जल्दी जो है लोग उस मसाले को क्रैक नहीं कर पाएंगे, बट साल 2 साल अगर उन्होंने लगा लिया तो साल 2 साल बाद तो क्रैक हो जाएगा ना। तो तब तक तुमने क्या करना चाहिए? तुम थोड़ा ना बैठे रहोगे, वो लोग साल 2 साल तक क्रैक करेंगे उस पर्टिकुलर मसाले को, तुम अपने मसाले को मॉडिफाई करते जाओ, नया मसाले बनाते जाओ। 100-200 आइटम यूज़ किए थे और नए 100 आइटम यूज़ करके और नया मसाला बनाओ, ताकि जब उनके 100-200 आइटम क्रैक हो जाए तो तुमने और 100 आइटम नए इंट्रोड्यूस करे बनेंगे, है ना। तो तुम अपना काम करते जाओ, तुम रुक मत जाओ। तुम्हारे पास एक स्किल आ गई, तुम्हारे पास एक टेक्निक आ जाए ना, तो सिर्फ उसके भरोसे में मत बैठ रहो। आज नहीं तो कल वो कंप्यूटर इमिटेट कर ही लेगा, वो कंप्यूटर कॉपी कर ही लेगा, उसको भले ही टाइम लगेगा, लेकिन वो एक बार अगर इमिटेट हो गया और तुम्हारे पास उसके बाद का प्लान नहीं है तो फिर तुम लटक जाओगे। तो तुमको उसके आगे का प्लान भी रेडी रखना है। तुमको अपने स्किल्स को जो है अपने स्किल्स को जो है मॉडिफाई करते रहना है, अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना है, अपने टेक्निक्स को अपग्रेड करते रहना है ना। सिर्फ एक स्किल आ गई, टेक्निक आ गई तो बैठे नहीं रहना, उसको अपग्रेड भी करते रहना है। नहीं तो कंप्यूटर जो है तुमको कहीं ना कहीं जो है आगे निकल जाएगा तुमसे कंप्यूटर। तो उससे अगर तुमको आगे रहना है तो कॉन्स्टेंटली अपने स्किल्स को, अपने तुम्हारे इसको टेक्निक्स को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। Competency does not necessarily have to exist within one company in order to define as core competency. Although all companies operating in same market would have the equal skills and resources. आपकी कंपनी जो है सबके पास सेम रिसोर्सेज रहेंगे, सबके पास सेम स्किल्स रहेंगे। इफ़ वन कंपनी कैन परफॉर्म दिस सिग्निफिकेंटली बेटर, अगर आप उनसे थोड़े, सबके पास रिसोर्सेज रहेंगे, सबके पास स्किल्स रहेंगे, लेकिन अगर आप उन स्किल्स को अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहे हो, अगर आप उन रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहे हो, थोड़ा सा बेटर तरीके से यूज़ कर पा रहे हो देन योर कॉम्पिटिटर्स, तो आप कह सकते हो कि यार आपके पास इस एरिया के अंदर कॉम्पिटेंसी आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू इमिटेट पेटेंटेड इनोवेशन। अगर आप कुछ ऐसा इनोवेशन कर रहे हो जिसका पेटेंट आपने रजिस्टर करवा लिया तो उसको इमिटेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
है ना। आपके पास अगर एक रजिस्टर्ड पेटेंट है ना एक चीज़ का, तो उसको कोई इमिटेट नहीं कर सकता, आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन वगैरह ले सकते हो, है ना। तो एकदम हूबहू कोई भी उस टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं कर पाएगा जिस भी चीज़ का आपने पेटेंट किया हुआ है ना। अगर आपने प्रोसीजर का, मैन्युफैक्चरिंग का जो भी प्रोसेस है उसका पेटेंट किया हुआ है, तो उसको ईजिली कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। आपने कोई टेक्नोलॉजी को पेटेंट किया हुआ है तो उसको ईजिली कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, है ना। जैसे कि टेस्ला ने यहाँ पे किया हुआ है, टेस्ला ने भी जो है अपने जो टेक्नोलॉजी है उसका जो यहाँ पे पेटेंट करके रखा हुआ है, ताकि वो जो है उसका कंपटीशन को हरा सके और कंज्यूमर को जो है अच्छे से जो है अपना प्रोडक्ट जो है डिलीवर कर सके। तो मेरे ख्याल से तुमको पहला जो एरिया है जहाँ पे तुम अपना ये बना सकते हो, कोर कंपेटेंसी बना सकते हो, मेरे ख्याल से वो क्लियर रहेगा। सबसे पहला कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, कुछ तो भी ऐसा चीज़ करो, है ना, कुछ तो भी ऐसा कंपेटेंसी डेवलप करो जो कि यूनिक हो, है ना, जो कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो इजीली जो है इमिटेट ना कर पाए, कॉपी ना कर पाए, है ना। तो पहला आपका जो है ये वाला पार्ट जो है मेरे ख्याल से क्लियर रहेगा। इस पार्ट के अंदर आप जो आपका इस एरिया के अंदर आप जो है आपका कोर कंपेटेंसी जो है डेवलप कर सकते हो। दूसरे एरिया के ऊपर आ जाते सर, दूसरा एरिया अगर आप देखोगे तो दूसरा एरिया आ रहा है सर कस्टमर वैल्यू का। कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को जो है कितना ज़्यादा वैल्यू देता है। अगर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि कस्टमर के लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है, जैसे कि इसमें अपन ने एक बेस्ट एग्जाम्पल अपना बनाया हुआ है वॉच का, है ना। अगर आप उसको नॉर्मल सी वॉच बेच रहे हो जिसके अंदर वो सिर्फ टाइम देख पा रहा है, तो इतना वैल्यू ऐड नहीं करेगी शायद वो वॉच उसके लाइफ में, क्योंकि नॉर्मल सी वॉच है, उसको टाइम देख लेगा तो वो कहीं भी देख लेगा, फ़ोन में देख लेगा, दीवार पे देख लेगा, है ना। लेकिन आप उसी वॉच के अंदर कुछ अच्छे खासे फीचर्स लगा के दे रहे हो, या फिर वो जो वॉच है नॉर्मल वॉच है आप उसको गोल्ड की वॉच बना रहे हो, तो वो उसको एज ए इन्वेस्टमेंट दिखेगा कि यार गोल्ड की वॉच खरीद रहा हूँ, गोल्ड के प्राइस जाके आगे बढ़ेंगे तो इस वॉच को बेचूंगा, तो मेरे लिए एक एज एन एसेट काम करेगा। नॉर्मल सी घड़ी लेगा तो उसके लिए एज एन एसेट नहीं काम करेगा, कर पाएगी, है ना। तो यहाँ पर कुछ तो भी ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, आप कुछ तो भी ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो कि कस्टमर के लाइफ में वैल्यू क्रिएट करे। अगर कस्टमर के लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर पा रहा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने देखा हुआ है जितना ज़्यादा वैल्यू उतना ज़्यादा प्रॉफिट अपने को होता है ना। क्योंकि अपन उसकी उस वैल्यू के लिए, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर फीचर्स के लिए वैल्यू अपन किसी भी फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं, फीचर्स में, ड्यूरेबिलिटी में, परफॉर्मेंस में, है ना। तो जो भी अपन वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं ना उसके लिए अपन थोड़ा सा हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं, वो देगा खुशी खुशी, क्योंकि अपन उसके लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं कुछ, है ना। तो सेकंड कंडीशन जो अपने लिए है, सेकंड एरिया जो है जिधर अपन जो है कोर कंपिटेंसी अपनी जो है डेवलप कर सकते हैं, वो है कस्टमर वैल्यू के अंदर। ये कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। समझते हैं सर, पढ़ते हैं अपने नोट से एक बार। व्हेन परचेजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस इट हैज़ टू डिलीवर अ फंडामेंटल बेनिफिट। ये वर्ड कीवर्ड है आपके लिए। जब भी आपका जो प्रोडक्ट कंज्यूमर परचेज करता है ना, तो कंज्यूमर वो प्रोडक्ट जो है उसके लाइफ के अंदर फंडामेंटल बेनिफिट देना चाहिए, आपके कस्टमर के लाइफ के अंदर फंडामेंटल बेनिफिट जो है डिलीवर होना चाहिए टू फॉर द एंड कंज्यूमर इन ऑर्डर टू बी अ कोर कंपिटेंसी। अगर फंडामेंटल बेनिफिट डिलीवर हो पा रहा है आपके कस्टमर तक, तो आप कह सकते हो कि भाई वो जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए आपका जो है कोर कंपिटेंसी है। मैंने कि कस्टमर वैल्यू आपके लिए कोर कंपिटेंसी है, कि कस्टमर में प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। कब देगा वो वैल्यू? जब उसके लाइफ में फंडामेंटल बेनिफिट ऐड होगा। It will include all the skills. It will include all the skills needed to provide fundamental benefits. The service or the product has to have real impact on the customer as the reason to choose the product to purchase them. है ना। उसके कस्टमर के लाइफ में एक रियल इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। अगर कस्टमर के लाइफ पे एक रियल इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, तभी वो आपके प्रोडक्ट को चूज करेगा ओवर योर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, है ना। आपका भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर पड़ा है, आपके कंप्यूटर का भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर पड़ा है, वो मेरे कंप्यूटर के प्रोडक्ट को छोड़ के मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीद रहा है ना। क्या वैल्यू उसके लाइफ में ऐड हो रही है। तो कुछ ना कुछ हमको उसको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि भाई तुम हमारे कंप्यूटर का प्रोडक्ट मत खरीद, तू हमारा प्रोडक्ट खरीद, क्योंकि तू हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा तो ये तेरे को रियल इम्पैक्ट पड़ेगा, तेरे को रियल इम्पैक्ट दिखेगा उस चीज़ का, है ना, हमारा प्रोडक्ट खरीद के। तो उसको हमको बताना पड़ेगा, कुछ तो भी ऐसा हमारे प्रोडक्ट के अंदर अपने को रखना पड़ेगा, तभी जाकर के वो हमारे प्रोडक्ट को वैल्यू देगा। तो इफ़ कस्टमर हैज़ चूजन द कंपनी विदाउट दिस इम्पैक्ट, अगर कस्टमर ने जो है ऐसे ही बस आया, उसको हमारा कंपनी का प्रोडक्ट जो है पड़ा हुआ दिखा, उसने ऐसे ही उठा लिया, है ना, और जाकर के उसने खरीद लिया, तो फिर अपन ये नहीं बोल सकते कि अपने कोर कंपिटेंसी है। अगर उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ वैल्यू और उस वैल्यू को देखते हुए कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को उठा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोर कंपिटेंसी है। देन कंपिटेंसी इज नॉट कोर, क्यों? क्योंकि वो बिना कोई वैल्यू को देखे हुए ऐसे प्रोडक्ट को उठा देता है रैंडमली, एंड इट विल नॉट अफेक्ट द कंपनीज मार्केट पोजीशन। द एसेंस इज दैट कंज्यूमर शुड वैल्यू दैट डिफरेंशिएटेड ऑफर। जो भी यूनिकनेस हम उसको दे रहे हैं ना, वो उसने वैल्यू करनी चाहिए, उसने इज्जत देनी चाहिए, उसके लिए वो रेडी होना चाहिए प्राइस को पे करने के लिए। उसको पता होना चाहिए कि यार ये डिफरेंशिएशन है इस प्रोडक्ट के अंदर, ये प्रोडक्ट के अंदर की यूनिकनेस है, ये वैल्यू मेरे लिए वो क्रिएट कर रहा है, तभी जाकर के मैं उस प्रोडक्ट को खरीद रहा हूँ। एवं ही उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहा हूँ। अगर मैं एवं ही उस प्रोडक्ट को खरीद रहा हूँ तो सर वो मेरे लिए जो है एज अ अपने कंपनी के लिए वो उसकी कोर कंपिटेंसी जो है नहीं कहलाई जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट सबको क्लियर रहेगा। तो दो एरियाज अभी तक अपन ने देखे, जिन दो एरियाज के अंदर आप आपका कोर कंपिटेंसी डेवलप कर सकते हो। सबसे पहले आपका कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन, एंड दूसरा अभी अपन ने देखा कस्टमर वैल्यू, ही कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को जो है वैल्यू देना चाहिए।
अब आते हैं सर अपन तीसरे पॉइंट की तरफ, तीसरे एरिया, जिस एरिया के अंदर आपका कोर कंपिटेंसी जो है आप बिल्ड कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, वो तीसरा एरिया है सर आपका एप्लीकेशन ऑफ कंपिटेंसीज का। समझते हैं सर इस पॉइंट को, नोट से रीड करते हैं सर। कोर कंपिटेंसी मस्ट बी एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, है ना। आपका जो कोर कंपिटेंसी है ना, वो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए। कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन का सर्टेन डिपार्टमेंट है, सिर्फ वो डिपार्टमेंट ही उस पर्टिकुलर कंपिटेंसी का फायदा उठा सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशन को उसका बेनिफिट होना चाहिए। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को उस कंपिटेंसी से बेनिफिट हो रहा है तो आपके लिए कोर कंपिटेंसी नहीं कहलाई जाएगी। कोर कंपिटेंसी वो तभी कहलाई जाएगी जब वो आपके लिए आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट मिल रहा है, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उस कंपिटेंसी से जो है बेनिफिट मिल रहा है। इट कैनॉट बी ओनली वन पर्टिकुलर स्किल और स्पेसिफाइड एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। एक डिपार्टमेंट है जो जिसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज आ चुकी है, तो आपके लिए वो कोर कंपिटेंसी नहीं रहेगी। एक पर्टिकुलर स्किल है जो कि जिस स्किल के अंदर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो वो आपके लिए कोर कंपिटेंसी नहीं मानी जाएगी। अपन ने देखा 5 से कुछ 15 ऐसे एरियाज होने चाहिए जहाँ पे आप जो है आप जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, जो कि जिसमें आपकी जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कैपेबिलिटीज़ है कि उन 5 से 15 एरियाज़ के अंदर आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। वहाँ पे आपके पास एक्सपर्टीज आ चुकी है 5 से 15 एरिया के अंदर, तो वो 5 से 15 एरिया का सम मिला करके आपके कोर कंपिटेंसी कहलाया जाएगा। एक पर्टिकुलर स्किल, इंडिविजुअल टेक्निक आपके लिए कोर कंपिटेंसी कभी नहीं बन सकती है। जो भी आपके लिए कोर कंपिटेंसी है, सबसे पहले तो उसका फायदा पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मिलना चाहिए। अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिल रहा है तो वो पर्टिकुलर कंपिटेंसी आपके लिए कोर कंपिटेंसी नहीं कहलाई जाएगी। Therefore, although some special capability would be essential or crucial for success of business activity, it will not be considered as core competency if it is not fundamental for the whole organization point of view. कुछ आपके पास कोर कंपिटेंसी है जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, लेकिन उस कोर कंपिटेंसी से मिलने वाला बेनिफिट अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उसका बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो सर वो आपके लिए कंपिटेंसी कोर कंपिटेंसी नहीं कहलाई जाएगी। भले ही आपको उससे बेनिफिट हो रहा है, लेकिन वो बेनिफिट पूरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं इंजॉय कर पा रही है, कोई सर्टेन डिपार्टमेंट ही ऑर्गेनाइजेशन का जो कि इंजॉय कर पा रहा है, तो सर ऐसा नहीं चलेगा। पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उस कंपिटेंसी से बेनिफिट होना चाहिए, तभी वो हमारे लिए कोर कंपिटेंसी कहलाई जाएगी। थस अ कोर कंपिटेंसी इज अ यूनिक सेट ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज विच विल बी यूज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन टू ओपन अप पोटेंशियल मार्केट्स टू बी एक्सप्लॉइटेड, है ना। आप काफ़ी कोर कॉम्पिटेंसी यूज़ करोगे जिससे आप नई नई मार्केट्स के अंदर एंटर कर सको, नई नई मार्केट्स को जो है अंदर एंटर करके अपनी अच्छी पोजीशन बना करके अच्छे प्रॉफिट्स बना सको और उस पूरे मार्केट को एक्सप्लॉइट कर सको। इफ द 3 अबव मेंशन कंडीशंस आर मेट देन द कंपनी कैन रिगार्ड इट कंपिटेंसी एज कोर कंपिटेंसी। बेसिक सी बात है, कंपिटेंसी पहले अपन ने समझा। बेसिकली कंपिटेंसी मतलब क्या, आपके कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स, 5 से 15 डेवलप्ड एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, वो आपकी कंपिटेंसी हो सकती है। कंपिटेंसी को अपन कोर कंपिटेंसी कब बुलाएंगे, कब अपन बोलेंगे कंपिटेंसी मेरी एकदम कोर कंपिटेंसी, एकदम कोर कंपिटेंसी है मेरी, जब मेरे पास कॉम्पिटेटिव डिफरेंशिएशन है, जब कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को वैल्यू दे रहा है, और जब मेरी कंपिटेंसी से मिलने वाला बेनिफिट है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है, तब जो है मेरी कंपिटेंसी जो है कोर कंपिटेंसी कहलाई जाएगी सर। तो मेरे ख्याल से इतना पार्ट अब सब लोगों को क्लियर रहेगा। कल अपन अभी आज के लेक्चर में यही अपन रुक रहे हैं, कल अपन आएंगे, कल आगे आकर के अपन और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोर कंपिटेंसी को लेकर के अपनी और भी अपनी चर्चा होगी, कैसे कोर कंपिटेंसी, ये तो अभी हमने सिर्फ अभी ओवरव्यू देखा है, कैसे अपन अपनी कोर कंपिटेंसीज बिल्ड करेंगे, है ना। क्या क्या अपने को कोर कंपिटेंसी से फ़ायदा होने वाला है, क्या क्या चीज़ें रहेगी, वो सारी चीज़ें अपन जो है आने वाले अगले लेक्चर के अंदर जो है देखने वाले। आज के लेक्चर में सर अपन यहीं पे रुकते हैं। बेसिक अपन ने एक ओवरव्यू ले लिया कोर कंपिटेंसी को लेकर के। आई होप आपको ये लेक्चर जो है काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर होगा। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, अपन डेफिनेटली उसको इम्प्रोवाइज करेंगे। एंड मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। दोस्तों के साथ जरूर अपने शेयर करना कि भाई फ्री स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बैच है जो कि Jan 25 September 24 दोनों के लिए एप्लीकेबल है ना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसके अंदर कुछ ऐसा अमेंडमेंट्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं आता है ना। एक आधा कोई चीज़ का भी उन्होंने चेंज किया है, कोई नया इंट्रोडक्शन किया तो वो हो सकता है, वो अपन डेफिनेटली कवर करेंगे। बट इसके अंदर कुछ खास ऐसे चेंजेस आते नहीं है ना। ऐसे का ऐसे ही सिलेबस रहता है, तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए ये लेक्चर्स आपके एप्लीकेबल होते जाते हैं। बट हाल फिलहाल September 24 एंड Jan 25 के लिए तो ये एप्लीकेबल है, फॉर श्योर बात है। इन्जॉय करते रहो ऐसे लेक्चर्स को। कोई भी दिक्कत आ रही है मेरे को बताओ। कोर कंपिटेंसी के बारे में आने वाले अपने जो अगले लेक्चर रहेगा उसके अंदर अपन और भी जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। ये जस्ट एक ओवरव्यू अपन ने ले लिया है, इसको अपन तुम डाइजेस्ट कर लो, हैंड रिटन नोट्स में अपलोड कर दूंगा, वो देख लो, बना लो उसके अंदर क्या सीन है क्या नहीं। एंड मिलता तुमसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। टेक केयर।